देखो बेटा ध्यान से, मैं टीच कर रहा हूं आपके लिए सैलरी पर्क। सैलरी के अंदर पक्ष टीच कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। और मैंने आपको जो टीच किया लास्ट क्लास में वो कार पर्क टीच किया। पेपर में जरूर आएगा कार की जो वीडियो थी वो मैंने अपलोड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 16 तमन्ना ने याद दिलाया कि सर आप प्लीज वो करवा दो। बिल्कुल ठीक बात है, जो होमवर्क दिया था पहले वो डिस्कस करना चाहिए। अपने अपने आंसर्स पोस्ट करो आप लोग बेटा, अपने अपने आंसर्स पोस्ट करो। क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर्स पोस्ट करो। सब लोग अपने आंसर्स पोस्ट करें। मैं करवाता हूं ये वाला क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। दो जगह से काम कर रहा है एम्प्लॉयर 1, तो पहले यहां पे लिखा एम्प्लॉयर 1। यहां से सैलरी निकाल लेते हैं, तो बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12, 3 लाख। इसके बाद डियरनेस अलाउंस 10,000 इंटू 12, 1,20,000। उसके बाद लंच अलाउंस फुली टैक्सेबल बेटा 1,000 इंटू 12, 12,000। उसके बाद मेडिकल अलाउंस तो वो दे रखा है 5,000 पर एनम, तो पूरा आ गया बेटा 5,000। दूसरी तरफ हम सैलरी देखते हैं, तो बेसिक सैलरी यहां एम्प्लॉयर 2 हो गया बेटा। तो बेसिक सैलरी दे रखी है 35,000 इंटू 12, 4,20,000। इसके बाद डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू 12, ये हो जाएगा 2,40,000। इसके बाद दे रखा है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस दे रखा है 1,500 रुपये पर मंथ, तो ये हो जाएगा बेटा 18,000। पहले वाले केस में डी ए नॉट फॉर्मिंग है, जब भी कुछ नहीं दे रखा होता है तो नॉट फॉर्मिंग मानते हैं। दूसरे वाले केस में फॉर्मिंग है। फर्निश्ड एकोमोडेशन दिया गया है बाई द वन, यहाँ पे लिखा रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। मुंबई में दिया गया है, तो जो पॉपुलेशन है 25 लाख से ज्यादा हो गई। हालांकि कुछ लोग दिल्ली आ गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन तब भी पॉपुलेशन अभी भी 25 लाख से ज्यादा ही मानी जाएगी। फर्नीचर इज ऑल्सो ओन्ड बाई एम्प्लॉयर एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर इज 60,000। तो यहाँ पे पहले निकालते हैं सैलरी। तो यहाँ पे आरएफए के लिए सैलरी निकालते हैं। तो सैलरी पहले फर्स्ट एम्प्लॉयर की बेसिक सैलरी ले ली 3 लाख रुपए, डीए नहीं लेंगे, 12,000 रुपये लंच अलाउंस ले लिया, 5,000 रुपये। अब दूसरे एम्प्लॉयर की बेसिक सैलरी भी ऐड करनी पड़ेगी 4,20,000, और डीए फॉर्मिंग ऐड करना पड़ेगा 2,40,000। पहले वाले का डीए इसलिए नहीं लिखा, नॉट फॉर्मिंग था। कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हमेशा नॉट फॉर्मिंग माना जाता है। प्लस हम ऐड करेंगे इसके अंदर सर्वेंट अलाउंस 18,000। तो ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, अगर एक से ज्यादा जगह से सैलरी मिल रही है तो सैलरी सारे जगह से इंक्लूड की जाएगी। तो 3 लाख ये हो गया, और 12,000 रुपये ये हो गया बेटा, प्लस 5,000, प्लस किया इसके अंदर 4,20,000, फिर प्लस किया 2,40,000, फिर प्लस किया 18,000, और ये आ गया 9,95,000। 9,95,000। विकास अपने को साइलेंट करो बेटा। फिर निकाला 15%, तो इसका इंटू 15% ये आ जाएगा 1,49,250। तो यहाँ पे लिख दिया 1,49,250। और यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि फर्नीचर कितना था 60,000,
6,000 रुपये और ऐड कर दिया तो 1,55,250. If he is getting salary from more than one employer, salary from all the employer will be considered for the purpose of rent free accommodation. और सही बात भी है क्योंकि जब तुम दोनों जगह काम कर रहे हो तो उसी मकान के अंदर रह रहे हो तो 3 लाख इसमें ऐड कर दिया 1,20,000 रुपये, फिर ऐड कर दिया 12,000 रुपये, फिर ऐड कर दिया 5,000, फिर कर दिया 155,250. तो ये निकल के आ गया बेटा 5,92,250. फिर यहाँ पे ऐड किया तो 4,20,000 बेटा, प्लस 2,40,000 ऐड किया इसके अंदर, प्लस 18,000 ऐड किया और ये आ गया 6,78,000. तो उसकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी? तो अब पहले ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं. तो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 5,92,250 प्लस 6,78,000. तो इन दोनों का टोटल कर देते हैं तो वो कितनी आ जाएगी? इसमें कर देते हैं 5,92,250, ये आ गया 12,70,250. यहाँ से माइनस कर देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) के अंदर 50,000 रुपये. तो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी है वो हो जाएगी 12,20,250. 12,20,000 12,20,250 is the answer and this is the taxable valuation of the taxable salary of the assessee. अब चलते हैं आगे. मैंने लास्ट क्लास में आपको टीच किया था रेंट फ्री अकोमोडेशन और मैंने कहा था कार फ्री यूज ऑफ मोटर कार. मैंने कहा था कार या तो केवल और केवल पर्सनल पर्पस से होगी या केवल ऑफिशियल पर्पस से होगी या पर्सनल एंड ऑफिशियल दोनों होगी. अगर केवल ऑफिशियल पर्पस से है तो पर्क है ही नहीं. जब केवल और केवल मुझे कोई चीज केवल ऑफिस के काम से दी जा रही है तो उस पर मैं क्यों टैक्स पे करूंगा? फिर तो बॉस अपने पर्पस से मुझे दे रहा है. बेनिफिट तब होता है जब एम्प्लॉय को उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी पर्क प्रोवाइड किया जाएगा. और यही बात हमने अलाउंसेस के अंदर भी देखी थी. अलाउंसेस के अंदर भी जो ऑफिशियल पर्पस से दिए गए थे उसमें से हमने एग्जम्पशन का बेनिफिट दिया था, लेकिन जो पर्सनल पर्पस से दिए गए थे वो हमने फुली टैक्सेबल. तो ऑफिस के पर्पस से जो दिया जाए उस पर मैं क्यों टैक्स पे करूंगा? तो कार पहले हम देखते हैं पर्सनल पर्पस से. कार अगर एम्प्लॉयर की एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ने बियर करे तो कार के रेस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन का बेनिफिट होगा 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार प्लस एक्चुअल एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉयर. ये खर्चे के रेस्पेक्ट में हो जाएगा. कार एम्प्लॉयर की है लेकिन एक्सपेंसेस एम्प्लॉय ने खुद करे हैं तो केवल और केवल कार के डेप्रिसिएशन का बेनिफिट हुआ, दैट इज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कार. कार एम्प्लॉय की है तो पर्क तभी बनेगा जब खर्चा एम्प्लॉयर करे, और खर्चा भी एम्प्लॉय कर रहा है तो ये पर्क ही नहीं बनेगा. कार भी मेरी, खर्चा भी मैं कर रहा हूं तो बेनिफिट कहां हुआ? तो कार अगर मेरी है तो ये पर्क तभी बनेगा जब खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा होगा. तो इस केस के अंदर टैक्सेबल वैल्यूएशन कितना होगा? केवल जो एक्सपेंसेस होंगे और वो हो जाएगा एक्चुअल एक्सपेंसेस मेट बाय द एम्प्लॉयर. फिर मैंने कहा था अगर कार दोनों पर्पस से प्रोवाइड की जा रही है, पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल, तो बेनिफिट उतना होगा जितना उसका पर्सनल के लिए एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकल के आएगा. पर्सनल पर्पस से जो उसका बेनिफिट हो रहा है, गाड़ी जो पर्सनल पर्पस से डेप्रिशिएट कर रही है, जो खर्चे बॉस ने करे उनका वो अमाउंट जो पर्सनल से रिलेटेड है केवल वो उसका बेनिफिट होगा. लेकिन फिर इसको हम बाइफरकेट कैसे करेंगे? हम रेशियो हमारे पास क्या होगा? तो मैंने कहा अगर कंपनी लॉग बुक को मेंटेन करती है तो लॉग बुक के हिसाब से देखा जाएगा. लेकिन फिर मैंने कहा जनरली कंपनीज डू नॉट मेंटेन द लॉग बुक. तो अगर लॉग बुक को मेंटेन नहीं कर रही हैं उस केस में एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, दैट वुड बी द टैक्सेबल अमाउंट. तो अगर कार भी एम्प्लॉयर की है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ने करे और जो कार प्रोवाइड की गई उसकी कैपेसिटी 1600 सीसी है उससे कम की है तो फिर आपका हो जाएगा 1,800 रुपये पर मंथ, और 1600 सीसी से ज्यादा की है तो हो जाएगा 2,400 पर मंथ. अगर कार आपकी कार एम्प्लॉयर की या खर्चा एम्प्लॉय ने खुद किया हुआ है तो कार अगर 1600 सीसी है उससे कम की है तो 600 रुपये पर मंथ, और 1600 सीसी से ज्यादा की है तो 900 रुपये पर मंथ. और इन दोनों केस में अगर ड्राइवर दिया जाएगा तो ड्राइवर के लिए भी एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया एंड दैट इज 900 रुपीज पर मंथ. इसके बाद मैंने कहा अगर कार एम्प्लॉय की है और एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने करे, तो पहले मैंने लिखा कि टोटल एक्सपेंसेस में से अगर हम ऑफिशियल वाला माइनस कर देंगे तो पर्सनल वाला बचेगा. तो पहले टोटल एक्सपेंसेस लिख लो.
फिर ऑफिशियल वाला कितना लिखेंगे, तो सरकार ने अज्यूम किया हुआ है अगर 1600 सीसी है उससे कम की कार है तो 1800 रुपए पर मंथ माइनस कर दो, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा की कार है तो 2400 रुपए पर मंथ माइनस कर दो। लेकिन सर अगर जो टोटल एक्सपेंसेस में ड्राइवर की सैलरी भी इंक्लूड हो, हाँ अगर ड्राइवर की सैलरी भी इंक्लूड है तो फिर हम 900 रुपए पर मंथ और माइनस कर देंगे, हम ये मानेंगे 900 ऑफिशियल था, तो टोटल सैलरी तो एक्चुअल एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होगी और 900 रुपए हम ड्राइवर के रेस्पेक्ट में माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करवा ही रहा हूं टाइम टू टाइम, आज भी क्वेश्चंस बहुत सारे करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं कार के बारे में 3 पॉइंट्स आपको टीच कर दूं। उसके बाद पहली बात तो एनी पार्ट ऑफ द मंथ इज लेफ्ट आउट ऑफ कंसीडरेशन। अगर जो कार आपको प्रोवाइड की गई है वो पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी प्रोवाइड की गई है तो पार्ट ऑफ द मंथ के लिए आप इग्नोर कर दोगे, उसके लिए आप कंसीडर नहीं करोगे। तो क्वेश्चन में दिया जाए कि कार आपको 12 अप्रैल 2022 से दे रखी थी, तो हम केवल मई से स्टार्ट करेंगे, मई से लेके मार्च तक का वैल्यूएशन निकाला जाएगा, जो अप्रैल होगा उसके लिए छोड़ दिया जाएगा। तो अगर कार मिड ऑफ द मंथ में दी जाती है तो जिस मंथ में दी जाएगी उस मंथ को पूरा इग्नोर कर देना, केवल कंप्लीट मंथ्स के लिए वैल्यूएशन निकाला जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए इग्नोर कर दिया जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये याद कर लेना जिसका पेपर में बहुत ही रेयरली कभी यूज हुआ ही नहीं मेरे सामने तो। लेकिन तीसरा पॉइंट पेपर में बहुत जबरदस्त आता है, अगर कार केबल और केबल ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के लिए दी जा रही है, आपको पिक एंड ड्रॉप, लोग आप देखते हो कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं आजकल तो बहुत है, तो कार लेने के लिए आती है, इसको कैब फैसिलिटी भी कहा जाता है। केबल और केबल पिक एंड ड्रॉप के लिए अगर आपको कार दी जा रही है तो फिर इस केस में भी एग्जेम्प्ट होगी, नॉट चार्जेबल टू टैक्स। और ये पेपर में बहुत आता है, जैसे पहले वाले के लिए मैंने कहा पेपर में बहुत कम आता है, लेकिन दूसरे वाले के लिए मैं कह रहा हूं पेपर में बहुत आता है। तो जो मैं बोल रहा हूं वो इसी बेस पे इतने साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, तो आइडिया लग चुका है कि क्या चीज पेपर में ज्यादा आती है, क्या चीज पेपर में कम आती है। तो मुझे आज की डेट में पता है पेपर में कौन सी चीज आ सकती है, तो जो लास्ट पॉइंट है उसको सीरियसली कर लेना, पेपर में आने के बहुत चांसेस हैं। इसके बाद मैंने कहा कि दूसरा पॉइंट बहुत सीरियसली और कर लो। दूसरी पॉइंट क्या कहता है उसको यहां पे समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सपोज करते हैं 2 कार हैं, एक कार आपको प्रोवाइड की गई ए और एक कार आपको प्रोवाइड की गई बी। सपोज करते हैं ये 1100 सीसी की कार है और ये 2400 सीसी की कार है। ये कार की जो कॉस्ट थी बॉस के लिए वो 7 लाख रुपए थी, और इस कॉस्ट जो कार की कॉस्ट बॉस के लिए थी वो 18 लाख रुपए थी। बॉस ने सपोज करते हैं बोथ पर्पज के लिए दी गई है, कार भी बॉस की है, खर्चा भी बॉस ने किया। कार किसकी है? एम्प्लॉयर की, और एक्सपेंसेस भी किसने करे? एम्प्लॉयर ने। अब सपोज करते हैं कार पर्सनल पर्पज से दी गई है, तो जो एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने करे एक रीजनेबल खर्चा ले लेते हैं। यहां पे सपोज करते हैं बॉस ने 1 लाख रुपए का खर्चा किया, और इस केस के अंदर 1,80,000 रुपए का खर्चा किया। इसके अंदर फ्यूल भी आ जाएगा, जो मेंटेनेंस वगैरह होगी वो भी आ जाएगा। तो ये खर्चा बॉस ने किया। अब कार को हम ये मानते हैं दोनों कार पर्सनल पर्पज से प्रोवाइड की गई हैं, तो कितना जबरदस्त खर्चा आएगा? तो बहुत ज्यादा आएगा। तो 7 लाख का हम 10% निकालेंगे, 70 कितना हो जाएगा? 7 लाख का 70,000 रुपए हो जाएगा, 70,000। और एक्सपेंसिव जो हम निकालेंगे 1 लाख के, वो पूरे के पूरे ऐड करने पड़ेंगे, तो 1,70,000 रुपए निकल के आएगा टैक्सेबल वैल्यूशन। दूसरे वाले केस में देखेंगे तो 18 लाख रुपए का 10% 1,80,000, और 1,80,000 ही खर्चा मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो 3,60,000 रुपए हो गए। अगर ये कार ये शो करता है मुझे पर्सनल पर्पज से मिल रही हैं, तो इसका जो टैक्सेबल वैल्यूशन दोनों जगह निकल के आएगा वो 1,70,000 रुपए और 3,60,000 रुपए निकल के आएगा। तो कार का हम डेप्रिसिएशन ले लेंगे 70,000 रुपए और एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे 1 लाख रुपए। दूसरे केस में कार का डेप्रिसिएशन 1,80,000 रुपए, खर्चे ऐड कर दिए 1,80,000 रुपए, और टोटल 170 प्लस 360 के आसपास की सैलरी इंक्रीज कर जाएगी। वो अपने बॉस के पास जाके कहता है कि सर ऐसा करो, ये दिखा दो कि दोनों कारें मुझे दी गई हैं बोथ पर्पज से, दोनों ऑफिशियल और एज वेल एज पर्सनल पर्पज से मुझे प्रोवाइड की गई हैं दोनों गाड़ियां। और जैसे ही बोथ करते हैं वैसे ही टैक्सेबल वैल्यूशन एकदम से बहुत कम हो जाता है।
अब क्योंकि ये 1100 सीसी का है तो यहाँ पे वैल्यूएशन 1800 रुपए इंटू 12 निकल के आएगा, मात्र 21,600 रुपए निकल के आएगा। केवल 21,600 निकल के आएगा, कि ऊपर निकल के आता है 1,70,000 रुपए, क्योंकि ऑफिशियल के लिए एक अमाउंट सरकार ने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। और दूसरे वाले केस में 2400 सीसी दे रखा है, तो वो 2400 रुपए पर मंथ हो जाएगा। तो 2400 इंटू 12 ये 28,800 हो जाएगा। तो मैंने बताया था 1600 सीसी से ज्यादा की कार होती है तो 2400 रुपए पर मंथ होता है, केवल 28,800 बस। लेकिन वैसे 3,60,000 रुपए निकल के आ रहा है। तो पहले तो मैंने ये प्रूव किया कि अगर कार केवल और केवल पर्सनल पर्पस से होती है, केवल पर्सनल पर्पस से होती है, तो बहुत ज्यादा टैक्सेबल वैल्यूएशन निकल के आता है। इसको भी मैंने माना पर्सनल और इसको भी मैंने माना पर्सनल, तो टैक्सेबल वैल्यूएशन कितना ज्यादा निकल के आया। लेकिन जब भी उसको मैंने बोथ के लिए मान दिया तो एकदम से टैक्सेबल वैल्यूएशन बहुत कम रह गया। तो बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करते थे, एक से ज्यादा कार लेते थे और अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके ये शो करते थे कि हमें कार दोनों पर्पज से प्रोवाइड हुई है, बोथ पर्पज से। बॉस को तो खर्चा माइनस करना है, बॉस ने तो खर्चा जो भी किया होगा वो अपने पीजीबीपी में माइनस कर लेगा, बट एम्प्लॉय को बेनिफिट हो जाएगा, बोथ की वजह से उसका टैक्स कम निकल के आएगा। तो सरकार ने रूल बना दिया, अगर दो या दो से ज्यादा कार दोनों पर्पज से दी जाएंगी तो केवल एक कार बोथ पर्पज से मानी जाएगी और बाकी कार मानी जाएंगी आपको पर्सनल पर्पज से प्रोवाइड की गई। अगर दो या दो से ज्यादा कार आपको दोनों पर्पज से दी जा रही हैं तो केवल एक कार आपके लिए दोनों पर्पज से मानी जाएगी और बाकी जो बची हुई कार होंगी उसको केवल और केवल पर्सनल पर्पज के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो इफ टू और मोर कार्स आर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर and used by employee or his household other than for wholly in the performance of the official duties, अगर ऑफिशियल तो छोड़ ही दो, उसके अलावा वो यूज कर रहे हैं, देन वन कार शैल बी ट्रीटेड एज इफ इट इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पजेज एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पजेज। तो एक कार हम मानेंगे दोनों पर्पज के लिए एंड रिमेनिंग कार्स विल बी ट्रीटेड एज इफ दीज आर यूज होनली फॉर द पर्सनल पर्पजेज। तो अगर दो या दो से ज्यादा कार आपको दोनों पर्पज के लिए दी जा रही हैं तो केवल एक कार दोनों पर्पज के लिए मानी जाएगी और बची हुई कार होनली फॉर पर्सनल पर्पजेज, वो केवल और केवल पर्सनल पर्पजेज के लिए मानी जाएंगी। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, इस केस में हम दो ऑप्शन बनाएंगे। पहले हम लिखेंगे ऑप्शन 1, तो यहां पे हमने लिखा ऑप्शन 1। हम पहले वाली कार को मान लेते हैं बोथ पर्पजेस के लिए और दूसरी वाली को मान लेते हैं पर्सनल पर्पजेस के लिए। तो जब हम पहली वाली कार को बोथ पर्पजेस के लिए मानेंगे तो टैक्सेबल वैल्यूएशन 21,600 निकल के आएगा और पर्सनल निकल के आएगा 3,60,000 रुपए, और इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो निकल के आ गया 3,81,600। फिर हम दूसरा ऑप्शन बनाएंगे। इस ऑप्शन में क्या करेंगे, पहली कार को हम मानेंगे पर्सनल पर्पज से और दूसरी वाली को मानेंगे बोथ पर्पज से दी गई है। तो पहली पर्सनल तो उसका 1,70,000 आ जाएगा और दूसरी वाली बोथ उसका 28,800 रुपये निकल के आ जाएगा। इसका टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,98,800। एक्ट में केवल इतना लिखा हुआ है कि एक कार को आप दोनों पर्पजेस के लिए मानो, अगर दोनों आपको बोथ पर्पजेस से दे रखी हैं तो केवल एक को बोथ माना जाएगा और बाकी कार को पर्सनल माना जाएगा। लेकिन फिर ये मेरी चॉइस होगी, मैं किसको बोथ के लिए मानता हूं और किसको पर्सनल के लिए मानता हूं। तो मैं अपनी इनकम कम से कम निकालने के लिए पहले ऑप्शन में पहली वाले को बोथ मानूंगा, उस केस में 21,600 टैक्सेबल वैल्यूएशन होगा और दूसरी को पर्सनल मानूंगा और 3,60,000 रुपए वैल्यूएशन है। इन दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा टैक्सेबल वैल्यूएशन निकल के आ गया 3,81,600। दूसरे वाले केस में क्या करूंगा, मैं पहले को पर्सनल मानूंगा तो 1,70,000 आ जाएगा, दूसरे को बोथ मानूंगा तो 28,800 आ जाएगा और इन दोनों का टोटल किया तो निकल के आ गया 1,98,800। अब चॉइस मेरी है तो मैं कम वाले को सिलेक्ट करूंगा तो मेरा टैक्सेबल वैल्यूएशन 1,98,800 हो जाएगा और मुझे इस अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तब भी बहुत ज्यादा निकल के आ गया, दोनों बोथ मानते फिर तो कुछ भी निकल के नहीं आता, 21,600 प्लस 28,800। लेकिन कम से कम एक कार को तो आपने केवल बोथ के लिए माना और बाकी कारों के लिए पर्सनल मानोगे और ये रीजनेबल भी है, वरना लोग बहुत टैक्स बचा रहे थे। अब इस प्रोविजन के बाद टैक्स बचाना डिफिकल्ट हो गया। जितनी भी बची हुई कार होंगी उनका हम पर्सनल बेसिस पर वैल्यूएशन करेंगे और अगर सेम फिगर के संग क्वेश्चन आता तो हम अपनी सैलरी में जो ऐड करते वो अमाउंट निकल के आता 1,98,800। तो एक बार मैं और टीच कर देता हूं जो 3 आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। एनी पार्ट ऑफ द मंथ इज लेफ्ट आउट और कंसिडरेशन।
तो अगर आपको मिड ऑफ द मंथ में कार दी जाती है तो जिस महीने के बीच में दी गई है उस महीने पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे एग्जांपल में अगर 12 अप्रैल 22 को आपको कार दी गई तो आप अप्रैल को मान देना, अप्रैल में कार आपके पास थी ही नहीं, आप टैक्सेबल वैल्यूएशन निकालना शुरू करना मई से लेकर मार्च तक का। आखिरी पॉइंट मैंने टीच किया था, केवल क्या फैसिलिटी मिलेगी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए, तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी, उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, अगर दो या दो से ज्यादा कार दोनों पर्पज से मिल रही हैं तो एक कार केवल दोनों पर्पज से मानी जाएगी और बाकी जितनी भी कार्स होंगी उन्हें केवल और केवल पर्सनल पर्पज से मानेंगे। बट इस केस में एसएससी के पास चॉइस होगी, वो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेगा। तो वो हर तरीके से अपनी इनकम को निकाल के देखेगा, जो कम वाला ऑप्शन निकल के आ रहा होगा उसको एज ए टैक्सेबल इनकम टैक्स के लिए ऑफर कर देगा। आयुष ने अपना हैंड रेज किया था, बोलो आयुष क्या पूछना है आपको? सर वो कहा तो दोबारा बता दो, आप समझ लो। इसके बाद नेक्स्ट पर्क है सर्वेंट फैसिलिटी। सर्वेंट फैसिलिटी पता नहीं क्यों बच्चे पढ़ते हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर आपको किसी भी तरीके का सर्वेंट दे रखा है, सर्वेंट चाहे डोमेस्टिक हो आपका, चाहे वॉचमैन हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, स्वीपर हो, कुक हो, ड्राइवर हो, लेकिन ड्राइवर केवल पर्सनल पर्पज वाला होना चाहिए। अगर दोनों पर्पज से है तो कार में ही 900 रुपये लिखा हुआ है, अगर दोनों पर्पज से है तो वो सर्वेंट पर्क में कवर नहीं होगा, तो वो कवर हो जाएगा कार पर्क के अंदर, क्योंकि 900 रुपये वहां पे फिक्स कर रखा था। सर वैल्यूएशन का रूल क्या होता है? वैल्यूएशन का रूल 3 सब रूल 3 होता है। जो रेंट फ्री एकोमोडेशन का वैल्यूएशन निकालना सिखाया था वो 3(1) होता है। जो कार का वैल्यूएशन बताया था वो रूल 3 सब रूल 2 होता है। जो मैं पढ़ाऊंगा वो जनरली ऑर्डर में पढ़ाऊंगा और सर्वेंट का वैल्यूएशन 3(3) होता है। तो मेरे बॉस ने मुझसे कहा, बंसल जी आपके घर पे आपको सर्वेंट चाहिए होगा, कुक चाहिए होगा, आप खुद खाना बनाते हो, हम आपको कुक दे रहे हैं, ये कुक आप अपने पास रख लो। तो दो तरीके से कुक हो सकता है, जो ऑफिस में अपॉइंटेड था वो ही मुझे दे दिया गया कि आप सैलरी की चिंता मत करना, ये हमारा एम्प्लॉई है, आपके घर के काम करेगा। दूसरा तरीका ये होता है कि कुक मैंने रखा और उसकी सैलरी मेरे बॉस ने पे कर दी या मुझे वापस कर दी, रीइंबर्स कर दी। तो बताओ मुझे कितना बेनिफिट हुआ? तो दुनिया का सबसे इजी पर्क दे रखा है, तो यहां पे लिखा टैक्सेबल वैल्यूएशन। सैलरी ऑफ सर्वेंट पेड और reimbursed बाय एम्प्लॉयर। तो सर्वेंट की जो भी सैलरी होगी मेरा बॉस पे कर रहा होगा, या तो डायरेक्टली पे कर रहा होगा, उसने हायर किया होगा, या फिर मुझे रीइंबर्स कर रहा होगा, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे इजी पर्क, अगर मैं आपको आज के बाद सर्वेंट दूंगा कि ही इज गिवन द कुक एंड ड्राइवर, और साथ में सैलरी जो उसको मिल रही होगी मेरे बॉस के थ्रू वो भी दे दूंगा, तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो कई टीचर्स तो उसके आगे फुली टैक्सेबल भी लिख देते हैं, लेकिन दिस इज द बेटर लैंग्वेज, सैलरी ऑफ द सर्वेंट पेड और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। इसके बाद नेक्स्ट परकेजेट है जिसको कहा जाता है गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पर्क, दो पॉसिबिलिटीज हैं। सर रूल कौन सा होगा? आपको पता है रूल 3 सब रूल 4 होगा। जो पर्क का सेक्शन होता है वो 17 सब सेक्शन 2 होता है। पर्क की जो डेफिनेशन है 17(2) में दे रखी है, लेकिन पर्क का जो वैल्यूएशन है वो रूल के अंदर दे रखा है। जितना भी बेसिक बातें होती हैं वो एक्ट में दी जाती हैं, जो बहुत कम चेंजेज होती हैं, लेकिन जो टाइम के संग चेंज होती हैं, जो कंप्लायंस होता है, जो वैल्यूएशन होता है, उसके लिए हमेशा रूल्स बनाए जाते हैं। तो जो रूल 3(4) में वैल्यूएशन दे रखा है, तो यहां लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर, मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर, और ये अदर्स केस बन जाएगा। अब सपोज करते हैं मैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का एम्प्लॉय हूं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, जिनका सिलेंडर आता है इंडियन के नाम से, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का भी सिलेंडर आता है, या और भी भारत का भी आता है, मैं इसमें से किसी कंपनी के अंदर केमिकल इंजीनियर हूं,
और मुझे सिलेंडर मिलता है 1 सिलेंडर पर मंथ। और कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो मैं अज्यूम कर रहा हूं 500 रुपए पर सिलेंडर। 500 रुपए पर सिलेंडर कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ती है। और कंपनी ने मुझसे कह रखा है कि मिस्टर बंसल हम आपको हर महीने एक सिलेंडर दिया करेंगे। मैं बच्चों से पूछता हूं मुझे कितना बेनिफिट हुआ, तो बच्चे 1 मिनट में मुझे बेनिफिट बता देते हैं। कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितने सिंपल मैथमेटिक्स है सर। 500 रुपए आपके लिए कॉस्ट है और आपने 12 सिलेंडर यूज करे तो आपके लिए 6000 रुपए बेनिफिट हो गया, क्योंकि आपकी कंपनी ने आपको बेनिफिट देने के लिए 6000 रुपए खर्च करे। एक 500 रुपए का सिलेंडर है और आपको 12 सिलेंडर दिए गए तो आपको कितने का बेनिफिट हो गया? 6000 रुपए का बेनिफिट हो गया। सिंपल है, मैंने कल भी कहा था 2 पर्क अगर आपको करने के लिए आ गए। कौन कौन से 2 पर्क? एक रेंट फ्री अकोमोडेशन और एक कार, तो बाकी के पर्क छोटे छोटे से पर्क है। लेकिन इसके बाद लिखा हुआ है अदर्स। अदर्स में मतलब हो गया कि जो एम्प्लॉयर है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, वो किसी और बिजनेस के अंदर है। अब जैसे कि मैं सपोज करता हूं मैं रैंकर्स का एम्प्लॉय हूं, हालांकि मैं रैंकर्स का एम्प्लॉय नहीं हूं, कोचिंग सेंटर है ये, यहाँ पे मेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ाता हूं, मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, मेरी बिजनेस की इनकम है। लेकिन एक दफे को मान लेते हैं मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूं और यहाँ के ओनर कहते हैं बंसल जी हम आपको एक सिलेंडर पर मंथ देंगे आपको यूज करने के लिए, बीइंग द प्राइम फैकल्टी ऑफ द इंस्टीट्यूट हम आपको एक सिलेंडर पर मंथ दिया करेंगे। तो बताओ मुझे कितना बेनिफिट हुआ? सर जितने का भी वो लोग अरेंज करेंगे, बात तो ठीक है। अब उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करना तो आता नहीं है, अब बाहर से वो एक सिलेंडर अरेंज करते हैं, वो सिलेंडर 1000 रुपए का होता है। तो एक सिलेंडर मुझे पर मंथ दे रहे हैं और उनकी जेब पे जो बर्डन पड़ रहा है वो 1000 रुपए का पड़ रहा है, तो मुझे कितना बेनिफिट हुआ? 1000 इंटू 12, 12000। जो भी मेरा बॉस मुझे बेनिफिट देने के लिए खर्चा करेगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए। तो एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। तो बॉस ने खुद खर्चा कर दिया, सिलेंडर दिया मुझे तो इनकर्ड, और सिलेंडर मैंने खरीदा और जो भी पैसे थे मुझे वापस मिल गए, तो वर्ल्ड करेंगे यूज रीइंबर्स। तो जो भी एक्चुअल में खर्चा मेरे बॉस ने किया होगा या मुझे रीइंबर्स किया होगा वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पर्क आता है एजुकेशन फैसिलिटी। अलाउंस की बात नहीं कर रहा हूं, अलाउंस में आपको पहले मिल जाते हैं पैसे, फिर आप खर्च करते हो नहीं करते हो, आपके बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन यहां पे बच्चों का पढ़ना जरूरी है। अब बात करते हैं एजुकेशन फैसिलिटी। सर रूल क्या होगा? अगर मैं 3-4 तक पढ़ा चुका हूं तो डेफिनेटली रूल 3 सब रूल 5 होगा। 17(2) डेफिनेशन का होता है, लेकिन इसके अंदर ये परख आएंगे और उसका वैल्यूशन कितना होगा वो हमेशा रूल्स में दे रखा होगा। अब आप में से कई लोग मुझसे जीएसटी भी पढ़े हुए हैं, तो वहां पर भी हम ऐसा करते थे। जो मेन बात थी वो एक्ट में लिखी हुई थी, उसके बाद वैल्यूशन कहां दे रखा था? वो वैल्यूशन रूल्स के अंदर दे रखे होते हैं। जैसे आईटीसी में मैंने सेक्शन 16 पढ़ाया, 17 पढ़ाया, 18 पढ़ाया, फिर रूल्स पढ़ाए साथ में कि उस आईटीसी को अवेल कैसे करेंगे, तो 36 पढ़ाया, 37 पढ़ाया, 40 पढ़ाया, 41 पढ़ाया। तो जब भी आपके लिए जो मेन बात होती है वो तो सेक्शंस में जो कंप्लाइंस होता है, वैल्यूशन होता है, फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो सारे के सारे रूल्स में होते हैं। ऐसे ही इनकम टैक्स में भी चल रहा है। अब यहां पे लिखा एजुकेशन फैसिलिटी। तो एजुकेशन फैसिलिटी के अंदर बेटा 3 केस करेंगे हम लोग। इसमें पहला केस आपके लिए हो जाएगा ट्रेनिंग और रिफ्रेशर कोर्स टू द एम्प्लॉय। दूसरा आ जाएगा एजुकेशन फैसिलिटी टू हिज फैमिली मेंबर्स अदर देन चिल्ड्रन। और तीसरा केस मैं कर दूंगा अगर बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी दी जा रही है। मेरा पहला वाला केस टीच करने का कभी मन करता ही नहीं है, नेवर।
लेकिन टीच नहीं करूंगा तो आप लोग गलती कर दोगे, इसलिए केवल पढ़ाना पड़ता है। और मन क्यों नहीं करता है मैं आपको बताऊंगा। सपोज करते हैं आपके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आप ट्रेनिंग आपका बॉस देता है, आप किसी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप किसी कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर की फील्ड में बहुत जल्दी अपडेट्स होते हैं। अब जिस लैंग्वेज में आप काम करते हो वो C++ लैंग्वेज में काम करते हो, आप जावा लैंग्वेज में काम करते हो, और भी कई लैंग्वेजेस होती हैं। अब कोई न्यू लैंग्वेज आती है मार्केट के अंदर जो कि बहुत ज्यादा अच्छी, अब आपको तो वो लैंग्वेज आती नहीं है, आप जो पढ़ाई करके आए थे अपना अपना आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने जो भी आपने इंजीनियरिंग वगैरह करी थी या जो भी आपने और कोर्सेज वगैरह होते हैं वो किए थे, MCA BCA वगैरह किया था, तो आपको जो पढ़ाया गया वो ये लैंग्वेज पढ़ाई गई और इसी लैंग्वेज में आप सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हो। लेकिन मार्केट में नई लैंग्वेज आ चुकी हैं और नई लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे तो सिक्योरिटी भी ज़्यादा होगी, बग्स भी कम होंगे और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। तो कंपनी कहती है अब हम जो अपने क्लाइंट्स के लिए जो अपने हम डिजाइन करेंगे सॉफ्टवेयर इस लैंग्वेज में डिजाइन करेंगे। अब पुराने एम्प्लॉयज को तो आती नहीं होगी तो सबको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से जो कंप्यूटर एजुकेशन देता है उससे कांटेक्ट किया कंपनी ने, और कंपनी ने कहा कि हमारे इतने भी एम्प्लॉयज हैं उनको आप 15-20 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और न्यू लैंग्वेज किस तरीके से काम करती है इसके बारे में एजुकेट करो, और पर एम्प्लॉय हम आपको 25,000 रुपए पर एम्प्लॉय देंगे। तो एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने के लिए या रिफ्रेशर कोर्स करवाने के लिए, दोबारा से रिफ्रेश हो जाए जो कुछ समय के हम चीजों को भूलने लगते हैं, या फिर उसको ट्रेनिंग देने के लिए नई फील्ड के अंदर बॉस ने क्या किया 25,000 रुपए पर मंथ खर्च कर दिए, तो मैं जानना चाहता हूं एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हुआ। तो कई बच्चे कहते हैं 25,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। मैं कहता हूं बेटा ये बेनिफिट है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑफिस के पर्पज से बेनिफिट दिया जा रहा है। पहले उसको सैलरी कितनी मिल रही थी, सपोज करते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ, अब इसके बाद कितनी सैलरी मिलेगी 1 लाख रुपए पर मंथ। उसको पर्सनल लेवल पे क्या बेनिफिट हुआ, उसकी बल्कि नौकरी बच गई अगर देखा जाए तो। अगर वो इस लैंग्वेज को सीखने से मना कर देता तो फिर कंपनी के लिए वो बेकार का एम्प्लॉय हो जाता। कंपनी के लिए अगर उसको रिलायबल रहना है, कंपनी के लिए उसको एक बेनिफिशियल ओनर रहना है कि हाँ हमें ये बेनिफिट करके दे रहा है, तो फिर आपको अपने को अपडेट करना पड़ेगा, और आपको अपडेट करवाने में कंपनी खर्च कर रही है तो वो कंपनी का बेनिफिट है। कंपनी को अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, कंपनी को अपनी गुडविल रेज करनी है, कंपनी को अपना बिजनेस इंक्रीज करना है, इसलिए वो अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो ट्रेनिंग कभी भी एम्प्लॉय के लिए पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है, वो हमेशा एम्प्लॉयर का बेनिफिट होता है। और मैं पहली क्लास से बोल रहा हूं जो काम केवल और केवल बिजनेस के पर्पज से किया जाए, ऑफिशियल पर्पज से किया जाए, जिसमें आपका बेनिफिट नहीं हो, तो आप क्यों टैक्स पे करोगे, तो ये हो जाता है नॉन टैक्सेबल। तो सर आपका ये टीच करने का मन क्यों नहीं करता है, रीजन बता देता हूं। जब परख ही नहीं है फिर तो आप मुझसे हर ऑफिस के बारे में पूछोगे। आप जो आप बिजनेस करने के लिए जाते जॉब करते हो किसी कंपनी में अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद, और आपके ऑफिस में जो लाइट का बिल आता है वो बॉस ने पे कर दिया, बताओ आपको कितना बेनिफिट हुआ। सर हमें क्यों बेनिफिट, वो लाइट का बिल तो बॉस अपने बिजनेस के लिए पे कर रहा है, तो फिर वो तो मैं मुझसे फिर ये पढ़ा रहा हूं तो वो भी मुझे पढ़ाना चाहिए फिर तो आपके लिए। आपको कार केवल और केवल ऑफिशियल पर्पज से दी गई, सर हमारा कहां बेनिफिट हो रहा है, ये तो केवल ऑफिस के काम से दी जा रही है, तो इसको भी बार बार बोलना चाहिए फिर तो मुझे। फिर तो आपके बॉस ने आपसे कहा कि सर एक हमारी मीटिंग है, उस मीटिंग के लिए अटेंड करना है और इस मीटिंग के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, और बॉस ने आपको पैसे वगैरह दी, वहां चले जाओ आप मीटिंग अटेंड करने के लिए। आप मीटिंग को अटेंड करने के लिए चले जाते हो, बॉस ने आपको पैसे दिए थे वहां आने जाने के लिए, आप ओला उबर से चले जाते हो, आपको कितना बेनिफिट हुआ, सर हमारा का बेनिफिट हुआ, जो आपका ओला उबर में खर्च वो पैसा बॉस ने पे कर दिया ओला उबर को, हम तो ऑफिस के काम से गए थे। तो मैं फिर कहता हूं मैं सैलरी पढ़ा रहा हूं, सैलरी का मतलब होगा बेनिफिट टू द एम्प्लॉय। जहां एम्प्लॉय का बेनिफिट ही नहीं है वहां आप कैसे कह सकते हो कि सर हमें सिखा दो कितना वैल्यूएशन निकाला जाएगा। लेकिन ये इसलिए पढ़ा देता हूं क्योंकि कई बार बच्चे इस लॉजिक तक नहीं पहुंच पाते हैं कि ये एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं है। अगर बैच में 100 बच्चे बैठे होते हैं तो उसमें से केवल 5 बच्चे बोलते हैं नॉन टैक्सेबल होगा, 95 को तो यही लगता है कि 25,000 रुपए का बेनिफिट हुआ।
नहीं बेनिफिट हुआ। ये एम्प्लॉय का पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये बॉस ने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए वाली ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है। तो ट्रेनिंग हमेशा ऑफिशियल पर्पस से होती है, रिफ्रेशर हमेशा ऑफिशियल पर्पस से होता है, इसलिए एम्प्लॉय क्यों टैक्स पे करेगा, और ये हमेशा नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं फैमिली मेंबर्स के लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो दो बातें बेटा हो सकती हैं, दो बातें क्या हो सकती हैं उसको भी ध्यान से देखो। जहां एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो स्कूल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, और अदर्स। अब एम्प्लॉय का भाई पढ़ना चाहता है, एम्प्लॉय की सिस्टर पढ़ना चाहती है, फैमिली मेंबर्स बच्चों के अलावा, क्योंकि बच्चों का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, उसके लिए अलग करेंगे। तो अब बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी बहन या उसका भाई जिस स्कूल में पढ़ता है, वो ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। आजकल तो ऐसा होता है, एम्प्लॉयर के अपने स्कूल्स होते हैं, उसी स्कूल्स के अंदर सारे के सारे एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम कितना देखेंगे, तो टैक्सेबल वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, फीस ऑफ फीस इन ए सिमिलर इन नियर बाई लोकेलिटी। तो ये आपका टैक्सेबल वैल्यूएशन हो जाएगा। अब समझो ये क्लास है, इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज के बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे एम्प्लॉइज के बच्चे ही बैठे हुए हैं, बाहर का बच्चा ही नहीं पढ़ता, यहाँ पे टीचर खड़े होकर पढ़ा रहा है, और ये सारे के सारे एम्प्लॉय के बच्चे बैठे हैं। अब मैं पूछता हूं कि और ये स्कूल किसका है, एम्प्लॉयर का स्कूल है, उसने ओपन किया हुआ है अपने एम्प्लॉय के बच्चों के लिए कि यहाँ पे केवल एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ेंगे। तो एक बच्चा, ये वाला जो पहला वाला बच्चा है, बताओ इसके रेस्पेक्ट में उसके माँ बाप को कितना बेनिफिट हो रहा है, उसकी जो एम्प्लॉय था उसको कितना बेनिफिट हुआ, तो जो उसके बच्चे की फीस होनी चाहिए। अब कितनी फीस होनी चाहिए ये कैसे पता लगा, तो सरकार कहती है देखो यहाँ तो सब फ्री में पढ़ रहे हैं और रेफरेंस हमें चाहिए होगा, जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास की इतनी फीस होनी चाहिए, तो पता करना ही पड़ेगा। तो जो नियर बाई लोकेलिटी होगी, आसपास, पहले सरकार के लोग कहेंगे जाके पता करो, और सेम लेवल का स्कूल होना चाहिए, सिमिलर स्कूल और द इंस्टीट्यूशन, सेम लेवल का, उसी एरिया में आसपास जो सेम लेवल का स्कूल होगा उसमें हम पता करेंगे जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है वहां फीस कितनी चल रही है। सपोज करते हैं वहां फीस चल रही है 800 रुपए पर मंथ, तो बताओ एम्प्लॉय को कितना बेनिफिट हुआ 800 रुपए पर मंथ का। क्यों सर 800 रुपए का हुआ, अगर वो कहीं और पढ़वाता उसे 800 रुपए पर मंथ। अब ये देखो ये पर्सनल बेनिफिट हो गया, मेरा खर्चा और मेरा बॉस बियर कर रहा है। ट्रेनिंग में तो खर्चा ही बॉस का था, तो बॉस को बियर करना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे मेरी बहन पढ़ना चाहती है, दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, और खर्चा कौन कर रहा है, मेरा मेरा बॉस, तो ये मेरा बेनिफिट हो गया। तो रेफरेंस कहां से लिया या कितना बेनिफिट हो रहा है, तो आप नियर बाई लोकेलिटी के अंदर सिमिलर, ऐसा मत करना एक आपने सस्ता स्कूल ले लिया, एक महंगा स्कूल ले लिया, स्कूल के लेवल्स भी डिफरेंट, सिमिलर और सेम लोकेलिटी जहां कंपैरिजन पॉसिबल है, और वहां जाके देखो कि जिसमें हमारा फैमिली मेंबर पढ़ रहा है उस कोर्स की फीस कितनी है, और वो फीस आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि आपके भाई बहन को फ्री एजुकेशन मिल रही है। लेकिन अगर वो किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं विच इज नॉट ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर मेरी सिस्टर डीपीएस में पढ़ती है और उसका फीस मेरा बॉस पे कर रहा है, तो जो भी फीस पे कर रहा होगा, तो यहां पे क्या लिख दूं, फीस इनकर्ड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। तो मेरे बॉस ने जो भी फीस स्कूल वालों को पे करी होगी या फिर मैंने पे करी होगी, मुझे वापस मिल गई होगी, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल वैल्यूएशन हो जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट कर दिया गया, और बच्चों वाला बहुत ज्यादा पेपर में आता है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है, इसको सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है, अच्छे तरीके से कर लेगा। मेरे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो सेम दो केसेस बनेंगे आपके लिए, और वो केस क्या हो जाएगा बेटा, स्कूल ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। और दूसरा केस हो जाएगा अदर्स। मेरे बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहां पे दो केस देखेंगे।
फीस इन ए सिमिलर स्कूल और इंस्टीट्यूट इन नियर बाई लोकेलिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। और दूसरा केस देखेंगे बेटा, फीस इन ए सिमिलर इंस्टीट्यूट इन नियर बाई लोकेलिटी मोर देन 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो सर सेम नहीं है, बस थोड़ा डिफरेंस है। अगर 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड होगा तो ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, लेस देन अप टू, और अगर 1000 से ज्यादा होगा तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 1000 से ज्यादा होगा तो 1000 से ऊपर वाला टैक्सेबल नहीं होगा। हालांकि मुझे तो लगता है लॉ की इंटेंशन यही थी कि पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दो, वो सॉरी ऊपर वाला टैक्सेबल करो, सॉरी। लेकिन लॉ की लैंग्वेज का इंटरप्रिटेशन ये निकल के आ रहा है, अगर 1000 से ऊपर है तो पूरा टैक्सेबल कर दो। तो मेरा बेटा अगर ऐसे स्कूल में पढ़ता है जो बॉस का अपना स्कूल है, मेरे एम्प्लॉयर का स्कूल है, और जो नियर बाई एरिया में फीस चल रही है वो 900 रुपए पर मंथ चल रही है, तो मैं टैक्स पे नहीं करूंगा, नॉन टैक्सेबल। लेकिन वो 1100 रुपए चल रही होगी तो 1000 रुपए टैक्सेबल नहीं होगा, तो पूरा 1100 रुपए टैक्सेबल होगा। इसलिए दो पार्ट्स बनना, तो मैं लिख देता नॉन टैक्सेबल अप टू 1000, तो अप टू 1000 से दोनों काम हो जाते। 1000 से कम है तो फुली एग्जेम्प्ट, और 1000 से ज्यादा तो 1000 माइनस कर दो। बट अप टू नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 से ज्यादा होगा तो फुली टैक्सेबल होगा। इसको अच्छे तरीके से कर लेना। हालांकि कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि लॉ की इंटरप्रिटेशन से ये मतलब तो निकल के आ रहा है, लेकिन इंटेंशन ये है कि 1000 से ऊपर वाला टैक्सेबल होगा, और कुछ ऑथर 1000 से ऊपर वाले को टैक्सेबल करते हैं, जो कि गलत है। लॉ की लैंग्वेज की बात करोगे तो डेफिनेटली 1000 से ऊपर वाला होगा तो टैक्सेबल होगा। तुम मेरे बड़े प्यारे बच्चे हो, मैं तुमको दिखाता हूं एक्ट की लैंग्वेज पढ़वा के क्या लिखा है एक्ट के अंदर। देखो इनकम टैक्स रूल्स मैंने ओपन कर लिए, सही है। अब रूल कौन सा चल रहा है, 3, तो रूल यहां पे 3 डाल देते हैं। देखो 3 का पहले हेडिंग देखो, वैल्यूएशन ऑफ द परकेजेस। अब ओपन करते हैं तो ये खुल गया 3। इसमें 3 5 पे चलते हैं, 5 नंबर था ना, 5 पे चलते हैं बेटा। देखो ये है 5, ये 2 था, ये है 5। देखो बेटा 5 ही है, ये 5 दिखाई दे रहा है। तो क्या लिखा है, प्रोवाइजो पढ़ो, प्रोवाइडेड जो हाईलाइट है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर and free education facilities are provided to the children of the employee, or where the such free education facilities are provided to any institution by the person of his being employment of that employer. Nothing contained in this subsection shall apply. Nothing contained in this sub rule shall apply. अप्लाई नहीं होगा, इसका मतलब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, इसका मतलब नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। नथिंग कंटेन इन दिस सब रूल शैल अप्लाई इफ द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन और वैल्यू ऑफ सच परकेज पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज पर मंथ। तो अगर एजुकेशन कॉस्ट 1000 रुपए को एक्सीड नहीं करती है तो दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल, मतलब ये टैक्सेबल वैल्यूएशन 0 निकल के आएगा। अब इसको पूरा करते हैं। इसने इतनी बात लिख के एक्ट में छोड़ दी, इसका मतलब 1000 से ज्यादा होगा तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। वो कह रहे हैं अगर एजुकेशन कॉस्ट 1000 को एक्सीड नहीं करती है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका सिंपल सा मतलब है 1000 को एक्सीड करती है तो रूल एप्लीकेबल होगा, और रूल एप्लीकेबल होगा तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। तो क्योंकि एक्ट में केवल यह बताया गया है 1000 तक है तो रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसका सिंपल इंटरप्रिटेशन ये किया गया, इसका मतलब 1000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन इंटेंशन लॉ मेकर्स की 1000 से ऊपर वाला टैक्सेबल करने की थी।
लेकिन आपके इंस्टीट्यूट के अंदर जो बुक है उसके अंदर जो ट्रीटमेंट है वो सही ट्रीटमेंट है, वो यही ट्रीटमेंट है जो मैं बता रहा हूं, तो इसी तरीके से हम भी करके आएंगे। इंटेंशन की बात हमें क्या पता, जो लॉ में लिखा है, जो लॉ से मतलब निकल के आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो अगर आपको 900 रुपये दे रखा हो तो एग्जाम कर देना, और 900 हजार 1100 दे रखा हो तो फुली टैक्सेबल कर देना। और अदर्स के केस में तो फुली टैक्सेबल होगा ही होगा। तो यहां मैंने लिख दिया फीस इनकर्ड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, ये फुली टैक्सेबल होगा। आप इसको फुली टैक्सेबल भी लिख सकते हो, जो मैं लिख रहा हूं इसका दूसरा नाम हो सकता है फुली टैक्सेबल, तो पूरे पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मैंने आपको 3 पर्क और टीच करे जब से क्लास शुरू हुई। पहले तो मैंने कार के 3 स्पेशल पॉइंट्स टीच करे, और मैंने आपको 3 पर्क टीच करे, एक सर्वेंट टीच किया, एक गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर टीच किया, और अभी अभी फिनिश किया मैंने एजुकेशन फैसिलिटी। किसी को जरा सा भी डाउट है बेझिझक पूछो बेटा, क्वेश्चंस भी करवाने हैं मुझे आपके लिए। अगर सबको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाइए बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 करके दिखाओ। ध्यान से बेटा, अपने यहां से जरूर पोस्ट करने हैं आपके लिए। इंटू 12 4,80,000, बोनस 15,000, डियरनेस अलाउंस 2,40,000, कमीशन 40 लाख का 2% 80,000, कन्वेंस अलाउंस इंटू 12 30,000 माइनस 18,000 एग्जेम्प्ट 12,000 रुपए। फिर वो रहता है ही लिव्ड इन ए हाउस बिलोंगिंग टू द कंपनी ओन्ड, फेयर रेंट कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो पहले सैलरी निकाल लेते हैं आरएफए के लिए। तो बेसिक सैलरी प्लस बोनस 15,000, डीए 40% फॉर्मिंग है 1,44,000 60% सॉरी, प्लस कमीशन 80,000। नहीं आ रही आपकी। मैंने ये बोला, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बाकी लोग भी अपने आंसर्स पोस्ट करेंगे। बेसिक सैलरी 40,000 इंटू 12 4,80,000, बोनस 15,000, डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू 12 2,40,000, कमीशन 80,000, कन्वेंस अलाउंस 30,000 2500 इंटू 12 60% एग्जाम्प्ट हो जाएगा 18,000, टैक्सेबल हो जाएगा 12,000। वो एक ऐसे घर में रहता है बिलोंगिंग टू द कंपनी, मतलब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है। विकास साइलेंट पे करो अपने लिए। बिलोंगिंग टू द कंपनी ओन्ड बाई है, फेयर एंड कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। ओन्ड बाई है तो हम पहले सैलरी निकाल लेते हैं, बेसिक सैलरी ले लिया, बोनस ले लिया, डीए हमने लिया 60% 1,44,000, हमने ले लिया कमीशन 80,000, और कन्वेंस अलाउंस और ले लिया हमने 12,000 रुपए। तो ये सैलरी निकल के आ जाएगी 4,80,000, ऐड कर देते हैं 15,000, फिर ऐड करते हैं 1,44,000, फिर करते हैं 80,000, और फिर ऐड करते हैं 12,000। तो ये निकल के आ गया 7,31,000। पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो इसका 7.5% निकाल देते हैं, तो इसका निकाल देते हैं इंटू 7.5%, और ये निकल के आ गया 54,825। तो 54,825 रुपये निकल के आ गया। लेकिन रेंट एंड में दे रखा है रेंट रिकवर्ड 500 पर मंथ, तो ये कंसेशन रेट पे बन गया, यहां से 6,000 रुपये माइनस कर दिया जाएगा। तो इसमें से हम 6,000 रुपये माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का वैल्यूशन 48,825, जो रेंट रिकवर किया गया तो नाम हो जाता है अकोमोडेशन एट ए कंसेशनल रेट। अब सर्वेंट दे रखा है, उसको गार्डनर दे रखा है और कुक दे रखा है, और ईच ऑफ
दोनों को 2250 मिलता है, तो 2250 इंटू 2 इंटू 12। तो परक का नाम क्या देंगे, सर्वेंट भी लिख सकते हो या फिर गार्डनर एंड कुक भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, या तो सर्वेंट लिख दो या लिख दो गार्डनर एंड कुक। तो 2250 और ईच इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 12 से किया, तो ये आ गया 54,000 रुपीज बेटा। तो ये 54,000 रुपीज निकल के आ गया। इसके बाद कंपनी पेड 5,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वाटर बिल्स 3,000। गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अदर्स वाला मैन्युफैक्चर नहीं है, बॉस ने इतना पे किया है, तो ये 8,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद हिज सन स्टडीज इन ए स्कूल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एजुकेशन कॉस्ट इन ए सिमिलर स्कूल नियर बाई लोकेलिटी 1200, क्योंकि 1,000 रुपए से ज्यादा है इसलिए फुली टैक्सेबल हो जाएगा 14,400। कार दी गई है, प्रोवाइडेड विद ए कार, मतलब कार एम्प्लॉयर की है और दोनों पर्पज से प्रोवाइड की जा रही है, और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर ने करे, तो 24,000 रुपए का कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि 1600 सीसी की है, तो 1,800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल होगा। 1,800 इंटू 12, 21,600 ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इन सब के लिए ऐड कर लेते हैं हम लोग, तो 4,80,000, इसमें ऐड कर दिया 15,000, फिर ऐड कर दिया 2,40,000, फिर ऐड कर दिया 80,000, फिर ऐड कर दिया 12,000, फिर ऐड किया 48,825, फिर ऐड किया 54,000, फिर ऐड किया इसके अंदर 8,000, फिर ऐड किया 14,400 और फाइनली ऐड किया 21,600, और ये निकल के आ गया 973,825। इसमें से 16(1)(a) के अंदर 50 माइनस कर दिया, तो 9,23,825। तो 9,23,825 इज द करेक्ट आंसर, और ये टैक्सेबल सैलरी निकल के आ गई। होमवर्क देखो बेटा, 19th आपका होमवर्क है, 20th होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास शुरू हो उससे पहले तमन्ना तुम्हारी ड्यूटी है, याद दिलाओगे मुझे। नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले तमन्ना मुझे याद दिलाओगे आप किस 1920 आपने होमवर्क दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पर आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर। फुली टैक्सेबल। एम्प्लॉय अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, उसका जो प्रीमियम है उसका बॉस पे कर देता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपके लिए फुली टैक्सेबल होना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट हमेशा एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स को मिलेगा। अगर वो जिंदा रहता है तो जो भी सम एश्योर्ड होता है पॉलिसी का, जैसे किसी ने अपना 10 लाख का इंश्योरेंस करवाया और उसके लिए 40,000 रुपए पर एनम प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो 10 साल के बाद कितना पैसा दे दिया जाएगा उसको, 10 लाख रुपए दे दिया जाएगा। तो इसको कहते हैं सम एश्योर्ड। हालांकि इसमें एक वो भी होता है, मर जाता है तो अभी पैसा मिलता है, लेकिन वो भी नॉमिनी को मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर बॉस पे कर रहा है तो अल्टीमेट बेनिफिट या तो एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स को होगा, और प्रीमियम कौन पे कर रहा है, बॉस पे कर रहा है, तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा फुली टैक्सेबल होना चाहिए। पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इसको सीरियसली करने की रिक्वायरमेंट है। एनी सम पेबल बाई एम्प्लॉयर वेदर डायरेक्टली और थ्रू ए फंड टू इफेक्ट एन एश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ द असेसी और टू इफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एन्युटी। तो अगर एम्प्लॉय एश्योरेंस ऑन द लाइफ, इसका मतलब ही हो गया लाइफ इंश्योरेंस, टू इफेक्ट ऑन द एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द असेसी। असेसी का मतलब एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की लाइफ को इंश्योर करने के लिए अगर आपने कोई भी अमाउंट पे किया है तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, और टू इफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एन्युटी। एलआईसी का एक प्लान एन्युटी भी होता है। एन्युटी प्लान क्या होता है कि बॉस एक बार, एन्युटी प्लान में क्या होता है, आपको हर साल प्रीमियम नहीं पे करना पड़ता है, बस एक बार में लमसम में आप प्रीमियम पे कर देते हो, और जब आप 60 साल के हो जाते हो तो उसमें से आपको क्या मिलना शुरू हो जाता है, उसमें से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। एलआईसी के बहुत सारे प्लान होते हैं, एक प्लान एलआईसी का एन्युटी प्लान भी होता है, या कोई और दूसरी कंपनी भी। इसके अंदर क्या होता है, वैसे तो प्रीमियम हम एनुअली पे करते हैं हर साल, लेकिन एन्युटी में एक ही साल प्रीमियम पे करते हैं बस,
और वो ज्यादा अमाउंट होता है, लमसम ने 5 लाख रुपए आज पे कर दिए मैंने या 10 लाख रुपए पे कर दिए। अब ये फंड LIC इन्वेस्ट कर देगी जगह जगह, और जो मुझे रिटर्न मिल रहा होगा उससे फंड बढ़ता चला जाएगा मेरा, और जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो इसमें से मुझे पेंशन के तरीके से पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो मैंने एन्युटी प्लान लिया था उसका जो पैसा था अगर मेरे बॉस ने पे किया तो बताओ मुझे कितना बेनिफिट हुआ। सर बेनिफिट तो आपको हुआ, क्योंकि जो भी वो बॉस पे कर रहा है वो आपकी लाइफ के लिए पे कर रहा है, तो आपकी लाइफ के लिए पे कर रहा है तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होना चाहिए। तो मेरा बॉस जो भी पे करेगा वो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, वो मेरे हाथ में फुली टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फर्क आता है वो पेपर में, इसका कोई रूल नहीं होता क्योंकि बस ये बात एक्ट में ही लिखी हुई है। इसको कहा जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। इसका जो रूल होता है वो 3(8) और 3(9) होता है। सर आपने 5 तक तो कार पढ़ाया, फिर 6-7 आपने नहीं पढ़ाया, 8-9 में चले गए, सर इसके पीछे क्या रीजन है? डेफिनेटली समझ में आएगा जब मैं आपको बचे हुए फर्क पढ़ाऊंगा जिनको फ्रिंज बेनिफिट्स कहा जाता है, बचे हुए, क्योंकि सबसे एंड में पढ़ाना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा सबसे एंड में पढ़ाया जाता है, बचे हुए, तो उनका रूल होता है 3-6-3-7। तो सर ये रूल आगे पीछे एक्ट में क्यों हो गए? क्योंकि ये बाद में डाला गया था एक्ट के अंदर। पहले 5 तक तो कार था और 5 के कार के बाद सीधे 6 और 7 फ्रिंज बेनिफिट्स पे पहुंच जाते थे। अब उसके बाद ये वाला पर्क डाला गया एक्ट के अंदर, तो इसका रूल बनाना पड़ा 7 के बाद 8 और 9, लेकिन पढ़ाना मजबूरी में पहले पड़ेगा, कि जो अदर्स वाली चीज होती है जो बच जाती है वो हमेशा सबसे एंड में पढ़ाई जाती है। मैं आपको दिखाता हूं बेटा अपनी बुक के अंदर, एक होगा फ्रिंज बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स भी जिसको कहा जाता है, जो बेनिफिट्स बच गए, और उनका जो आपका दे रखा होगा वो दे रखा होगा रूल 3 और रूल 6 और रूल 7। देखो 6 और 7 दे रखा है। फ्रिंज का मतलब जो बेनिफिट्स छोटे मोटे से हैं ऊपर वालों के अलावा, तो इसलिए हम फ्रिंज को सबसे एंड में करेंगे 6 और 7 के लिए, इसलिए मजबूरी में मुझे पहले 8 और 9 वाला पढ़ाना पड़ रहा है, रूल 8 और 9। स्वेट इक्विटी शेयर्स किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लो। जो एम्प्लॉय आपके लिए यूजफुल होता है, जिसके पास एक टेक्निकल नो हाउ होती है या आपको स्पेशलाइज नॉलेज या स्पेशलाइज कोई आपके लिए काम कर रहा होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी स्वेट इक्विटी शेयर्स की। आपको बस पेपर का मतलब नहीं है, इसका नॉलेज के लिए। इक्विटी शेयर्स इश्यूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो बहुत कम प्राइस पे आपको दिए जाते हैं, डिस्काउंट पे दिए जाते हैं। और क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और द वैल्यू एडिशंस, जो आपके लिए खास है। आपको टेक्निकल नो हाउ, कोई काम करना केवल एक ही एम्प्लॉय को आता है और वो कोई एम्प्लॉय जानता ही नहीं है, या वो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी के नाम में, एम्प्लॉय के नाम में कोई कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क है और वो आपको इस बात की परमिशन दे रहा है कि आप इसको यूज करके अपना काम कर सकते हो, उससे आपके बिजनेस को फायदा होगा, तो ऐसे एम्प्लॉय को आप शेयर्स दोगे, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स। या जो आपके बिजनेस के लिए वैल्यू एडिशन खास एम्प्लॉय हैं, ज्यादा पसीना बहाते हैं, स्वेट का मतलब ही स्वेटिंग पसीने से होता है, तो ऐसे एम्प्लॉयज के लिए जो इक्विटी शेयर्स दिए थे स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा कोई भी सिक्योरिटीज होंगी तो उन्हें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज बोलेंगे, किसी को भी शेयर्स दो, डिबेंचर्स दो, डेरिवेटिव दो, यूनिट्स दो आपके लिए। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हमेशा कई बार कुछ शेयर्स वगैरह दे देता है, और देने भी चाहिए। एक तो उनको जरूर दो जो आपके खास हैं, वो तो स्वेट बन जाएंगे, लेकिन कुछ कंपनी तो खास वगैरह छोड़ो, सारे एम्प्लॉयज को ऑफर करती है इक्विटी शेयर्स ले लो। इक्विटी शेयर्स लेने के बाद ओनरशिप वाली फीलिंग आती है। आपको पता है कि अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो हमें उसमें से डिविडेंड मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं फील करने लगते हो हम कंपनी के मालिक हैं, तो आपका कंपनी की डेडिकेशन बढ़ जाता है। तो बहुत सारी कंपनी जैसी होती हैं, सब एम्प्लॉय को थोड़ी बहुत सिक्योरिटी जरूर दे देती हैं। तो एम्प्लॉय को जब ये सिक्योरिटी सस्ते रेट पे मिल रही हैं तो उन्हें कितना, या फ्री में भी मिल रही हैं तो उन्हें कितना बेनिफिट हुआ ये निकालना पड़ेगा। तो सपोज करते हैं कंपनी ऑफर्ड 1000 equity shares at the rate of ₹1 per शेयर, और जो फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है वो चल रही है 100 पर शेयर। और कब ऑफर दिया?
15 दिसंबर 2021 के लिए। मेरी कंपनी ने 15 दिसंबर 21 को मुझे ऑफर दिया, मिस्टर बंसल हम आपको ऑफर दे रहे हैं, आप 1000 इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हो केवल 1 रुपए। मार्केट में वैल्यू चल रही है 100 रुपए, हालांकि इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए होगी, लेकिन फेस वैल्यू से क्या मतलब, मार्केट में तो वो चीज 100 रुपए की हो चुकी है और 100 वाली चीज हम आपको केवल 1 रुपए की देंगे। मैंने कहा आई नीड टाइम, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैंने 15 मार्च को कंपनी को कहा, 15 मार्च 22 के लिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने इस अधिकार को यूज करना चाहता हूं, एक्सरसाइज्ड द ऑप्शन, एम्प्लॉय एक्सरसाइज द ऑप्शन। एक्सरसाइज का मतलब होता है जो भी आपको राइट मिलता है उसको यूज में लेके आना। तो कंपनी ने कहा ठीक है, हम आपको शेयर्स अलॉट कर देंगे, और जिस डेट पे उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया उस दिन शेयर्स की वैल्यू मार्केट में हो चुकी थी 200 रुपए पर शेयर। कंपनी ने कहा हम अलॉट कर देंगे, और यहां पे मैंने लिखा 15 अप्रैल 2022 कंपनी अलॉटेड शेयर्स, और कंपनी ने उसके लिए शेयर्स अलॉट कर दिए, और जिस दिन कंपनी ने शेयर्स को अलॉट किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू हो चुकी थी 300 पर शेयर। तो ध्यान से देखो जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं, 15 दिसंबर 21 को कंपनी ने उनको शेयर्स के लिए ऑफर किया, उसने कहा मुझे टाइम चाहिए। सर आपको 100 वाली चीज 1 रुपए की मिल रही है तो आप क्यों नहीं ले रहे हो, टाइम क्यों मांग रहे हो? कंपनी ऐसा नहीं है कोई चीज देती है बदले में कुछ आपसे लेती नहीं है। कंपनी बॉन्ड भरवाएगी, हम आपको इतनी सस्ती चीज दे रहे हैं तो आप 5 साल से पहले कंपनी छोड़ नहीं सकते हो, आपको बॉन्ड भी तो भरना पड़ सकता है। कहीं ये तो 1 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी दे रही है, कंपनी तो 10-10 लाख रुपए तक के शेयर्स देती है, 20-20 लाख रुपए तक के शेयर्स देती है। मेरे एक फ्रेंड को याद है, एक बार बहुत पुरानी बात मैं बता रहा हूं, उस समय वो मैटिस कंपनी, मैटिस देबू कंपनी में था, वो देबू जिसकी मैटिस गाड़ी आती थी पुराने जमाने के अंदर, तो वो कार आना भी बंद हो गई, तो उसको कंपनी ने 7 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स दिए थे फ्री में, लेकिन बॉन्ड भरवा लिया था कि 3 साल या 5 साल का आप जॉब नहीं छोड़ सकते हो, तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना पड़ता है। उसने कहा आई नीड द टाइम। 15 मार्च को उसने एक्सरसाइज द ऑप्शन, एक्ट में वर्ड लिखा है एक्सरसाइज द ऑप्शन, उसने अपने अधिकार को यूज किया, ठीक है आपने मुझे राइट दिया था, मैं शेयर खरीदने को तैयार हूं। उस दिन मार्केट में वैल्यू 200 रुपए की हो चुकी है। कंपनी ने 15 अप्रैल 2020 को शेयर्स के लिए अलॉट कर दिया, और जिस दिन अलॉट किया गया उसको 300 रुपए पर शेयर का बेनिफिट हुआ। अगर हम ये माने उसको 100 रुपए वाली चीज मिली तो टैक्सेबल वैल्यूशन निकल के आएगा 100 माइनस 1 इंटू 1000, तो 99,000 आएगा बेनिफिट, क्योंकि 100 वाली चीज के आपको 1 रुपया देना पड़ा, तो 99 रुपए का आपको बेनिफिट हुआ, और 1000 शेयर्स थे 99। मैं अगर ये मानूं 200 वाली चीज मुझे 1 रुपए की मिली, तो 200 माइनस 1 इंटू 1000, तो मेरा टैक्सेबल वैल्यूशन निकल के आएगा 1,99,000। और मैं ये मानूं 300 वाली चीज मुझे 1 रुपए की मिली, इसका मतलब मुझे 299 का बेनिफिट हुआ, तो टैक्सेबल वैल्यूशन निकल के आएगा 2,99,000। तो हम किसको बनाएं? तो 2 क्वेश्चन यहां पे अराइज होती है, बहुत ढंग से देखना, बहुत शानदार पर्क है, आपका दिल खुश हो जाएगा ये पर्क करने के बाद। एक तो किस प्रीवियस ईयर में हम टैक्सेबल करें, ये प्रीवियस ईयर 21-22 में मुझे ऑफर दिया गया था, मैंने हां भी 21-22 में बोला, लेकिन मुझे जो शेयर्स दिए गए वो 22-23 में दिए गए। प्रीवियस ईयर 21-22 में मुझे ऑफर दिया गया, 21-22 में मैंने हां बोल दिया, लेकिन मुझे चीज मिलती है 22-23 में, तो मुझे टैक्स प्रीवियस ईयर 21-22 में पे करना चाहिए या 22-23 में पे करना चाहिए? तो आंसर आता है प्रीवियस ईयर 22-23 में टैक्स पे किया जाएगा। सर क्यों? रीजन इज वेरी क्लियर। जितने भी पर्क्स होते हैं, पर्क्स, पर्केजेट्स, वो रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होते हैं। जो काइंड में चीज मिलती है वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो ही नहीं सकती है, वो रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होती है। आप कैश को तब एंजॉय करना शुरू कर देते हो जब कैश ड्यू हो जाता है, इसलिए सैलरी में लिखा था सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और कैश विच एवर इज अर्लियर। सैलरी अगर ड्यू भी हो गई और आपके हाथ में भी नहीं आई तो क्या आप उसको एंजॉय कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। सर कैसे एंजॉय करोगे? आपको पता है कि मेरे 20,000 रुपए मेरे हो चुके हैं, आप कर लो खर्चा, आपको मिलेंगे ही, फिर आप पे कर देना। अगर ड्यू हो गए तो आपका हो गया, लेकिन काइंड वाली चीज तो आपको बेनिफिट तभी देती है जब हाथ में आती है। मैं आपसे कहता हूं कि मैं खाने के लिए आपको 100 रुपए दूंगा डेफिनेटली,
और आप क्या करते हो, 100 रुपये खाना अपने पास से खा लेते हो, किसी से उधार दुकान से उधार लेके खा लेते हो, तो बताओ क्या होगा सर। अब आपने ड्यू कर दिया था, आप 100 रुपये दोगे, हम दुकानदार को पे कर देंगे। मैं कहता हूं कि मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, खाना खिलाऊंगा मैं आपके लिए, तो आपका पेट कब भरेगा? आज भर जाएगा? नहीं सर, आज नहीं भरेगा। जब आप खाना खिलाओगे तभी आपका पेट भरेगा। मैंने कहा मैं 100 रुपये दूंगा, और इस प्रॉमिस पे आपने अपना पेट भर लिया दुकान पे जाके। आपने दुकान को आगे प्रॉमिस कर दिया, क्या कर दिया कि आप हमें पैसे मिलेंगे, हम आपको दे देंगे, लेकिन मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, पैसे नहीं दूंगा। अब बताओ आप क्या करोगे सर? जब आप खिलाओगे तभी पेट भरेगा, तो आज भर के दिखाओ पेट, सर आज पेट भरेगा ही नहीं। तो पर्क्स जो होती हैं वो रिसीट बेसिस पर टैक्सेबल होती हैं, जब आपके हाथ में आ गया। मैं कहता हूं कि तुम्हारा एचआरए आज से तुम्हें मिलना शुरू हो गया। अब मैं अभी तुम्हें एचआरए दे नहीं रहा हूं, तुम्हें एचआरए मैं बाद में दूंगा, लेकिन ड्यू हो गया तुम्हारा एचआरए। बताओ तुम रेंट पे मकान ले सकते हो नहीं ले सकते हो? हाँ सर ले सकते हैं, हम अपने पास से दे देंगे, खर्च कर देंगे, बाद में हमें जो अब ड्यू तो हो ही रहा है, तो हमारा एम्प्लॉयर हमें पैसे दे देगा। ये हम मकान मालिक से बोल देंगे सर अभी एचआरए मिल नहीं रहा है, देखो आप एग्रीमेंट देख लो, ड्यू तो हो रहा है, जैसे ही मिलेगा इकट्ठा आप हमसे ले लेना। वो भी एग्री कर जाएगा, समझदार होगा तो। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय कहता है हम आपको रहने के लिए घर देंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो आज आप सड़क पे रह रहे हो तो छत होगी आपके ऊपर, छत नहीं होगी। किस दिन आपके आपके ऊपर छत होगी? जिस दिन वास्तव में घर मिलेगा उसी दिन आपके पास छत होगी। तो आप जो कैश होता है वो ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन काइंड वाली चीजें उस दिन आपकी होती हैं जिस दिन वो आपके हाथ में आ जाती है। इसलिए पर्क्स हम उस ईयर में टैक्सेबल करते हैं जिस ईयर में वास्तव में रिसीव होते हैं। और रिसीव किस ईयर में हो रहा है? 22-23 में। अगर 21-22 में, और जब उसको ऑप्शन मिला 15 मार्च के लिए और 15 अप्रैल के लिए उसको अलॉट किए गए, क्या इस बीच में उसको बेच सकता था वो शेयर्स के लिए? नहीं सर, बेच ही नहीं पाता। जो चीज उसकी है ही नहीं वो बेच कैसे पाता? तो अगर तुम ड्यू बेसिस पर टैक्सेबल कर रहे हो, इसका मतलब तो उसको बेचने का राइट भी होना चाहिए था। वो कहां बेच पाएगा? बेच तो वो 15 अप्रैल के बाद ही पाएगा ना, चीज तो उसकी 15 अप्रैल को हुई। आप कैश के बेसिस पे काम कर सकते हो, लेकिन काइंड वाली चीज आपके हाथ में आएगी तभी आप कर पाओगे। इसलिए हम जो प्रीवियस ईयर लिखेंगे वो 21-22 नहीं लिखेंगे, वो हम 22-23 लिखेंगे, असेसमेंट ईयर 23-24 जो हमारा रिलेवेंट है। तो एक तो ये अच्छी तरीके से समझ लो, जिस ईयर में अलॉटमेंट होगा उस ईयर में आपके लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, अलॉटमेंट। अब दूसरी बात, टैक्सेबल वैल्यूएशन 100 रुपए के बेस पे निकालें, 200 रुपए के बेस पे निकालें, 300 रुपए के बेस पे निकालें, हर बच्चे का अलग अलग ओपिनियन होती है। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, आपने कहीं से सुना कि एसबीटीसी की सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस की फीस चल रही है 6,000 रुपए इंटर की? 6,000 रुपए की फीस चल रही है सौरभ बंसल टैक्स क्लासेस की, आपने सुना। फिर एक दिन आप आते हो ऑफिस में वेट करने के लिए, आप रिसेप्शन पे जाके बोलते हो हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है, उन्होंने कहा फीस है 7,000 रुपए। आपने कहा हमने सुना 6,000, तो आपसे बोला गया भाई आपने जब सुना, आपने 2 महीने पहले सुना था, आप तभी आ जाते, हम उस समय कर लेते। अब हमने फीस बढ़ा दी, अब 7,000 रुपए है। आप इस डेट में ऑफिस में आए, 7,000 रुपए। आपने कहा ठीक है हमारा रजिस्ट्रेशन कर लो, और आपने 100 रुपए दे के अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया। 100 रुपए भी छोड़ो, हम तो बस बच्चा हाँ बोल दे, आपने फॉर्म भर दिया और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। हमने कहा अगले महीने बैच स्टार्ट होगा, आपके पास खबर आ जाएगी, आप ज्वाइन को कर लेना, फीस पे कर देना। फिर अगले महीने हम बैच को ज्वाइन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और जब बैच को शुरू किया गया उस समय फीस हमने कर रखी है अपनी 8,000 रुपए, जब बैच को शुरू किया गया। वही ऊपर वाली डेट्स मान लेते हैं, 15 दिसंबर को आपने सुना फीस 6,000 रुपए है, 15 मार्च को आप इंक्वायरी आके करते हो, लेकिन तब तक फीस हमने 7,000 रुपए कर दी, आपने अपने हाँ बोल दिया, फीस आपकी हो गई। फिर आपने जब बैच ज्वाइन किया, पहली क्लास ली, आपको अच्छी लगी, आपसे कहा गया फीस पे करो, और तब तक हमने फीस बढ़ा के 8,000 रुपए कर दी है, आप कितनी फीस पे करोगे? अब बच्चे तुरंत कहते हैं हम तो 7,000 रुपए पे करेंगे। मैं कहता हूं लेकिन बेटा आपको तो एजुकेशन मिल रही है, 8,000 रुपए जब फीस हो चुकी है, जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो 7 वाला हो चुका था, हमने तो हाँ बोल दिया था ना 7 वाली चीज के लिए। आपने आपने बैच ले से स्टार्ट किया, ये आपकी दिक्कत है। हमने तो आप उसी दिन बैच स्टार्ट कर देते, हमने तो 7,000 वाली चीज के लिए हाँ बोला था ना। तो जिस दिन आप किसी भी चीज के लिए हाँ बोलते हो, वो चीज आपके लिए क्या हो जाती है? टैक्सेबल हो जाती है, और उसके बेस पे आपके लिए टैक्स पे करना पड़ता है। आप एक शॉप पे गए, आपने कहा भैया ये मोबाइल हमें लेना है, कितने का है? उसने कहा ये मोबाइल 15,000 रुपए का है। आपने कहा अच्छी बात, हमें निकाल दो। उसने कहा अभी है नहीं, आप 4 दिन के बाद आना, हम आपको मोबाइल ला के दे देंगे। आपने उसको 1,000 रुपए एडवांस दे दिए, और आपसे उसने कह दिया ठीक है मोबाइल मंगा दूंगा। 4 दिन के बाद फोन आया, भैया मोबाइल आ गया है। आप मोबाइल लेने के लिए पहुंचे तो मोबाइल, उसने कहा रेट बढ़ गए हैं, 20,000 रुपए का हो गया, आप 19,000 रुपए और पे कर दो। आपका क्या होगा? भैया हमारी हैसियत ही नहीं है, वो तो मार्केट में हम कहीं और से ले लेते,
आपने बोला आज 15,000 का है, खत्म आपके पास हो गया था, हमारे पास तो नहीं खत्म हुआ था ना। आप उसी दिन खरीद लेते, आपने क्यों आप 4 दिन के बाद कहीं और से खरीदा? आपने, आप मना कर देते। हमने जो चीज दी आपके लिए बुक करी वो 15,000 रुपए की बुक करी, अब कितने भी पैसे बढ़ जाएं हम तो आपको 15,000 रुपए ही देंगे। इसीलिए जो टैक्सेबल वैल्यूएशन निकाला जाएगा वो 300 रुपए के बेस पे नहीं निकाला जाएगा, वो 200 रुपए के बेस पे निकाला जाएगा। मैंने कितने वाली चीज के लिए हां बोला, 200 वाली चीज के लिए या 300 वाली चीज के लिए? सर आपने जो हां बोला वो 200 वाली चीज के लिए हां बोला। जिस दिन मैंने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया उस दिन रेट चल रहा था 200 रुपए, तो मैंने तो 200 रुपए वाली चीज के लिए हां बोला ना। इसलिए यहां पे जो टैक्सेबल वैल्यूएशन निकल कर आएगा वो कितना निकल के आएगा? 200 माइनस 1 इंटू 1000। यहां पे 1000 मुझे लिखना चाहिए था, तो ये निकल के आ जाएगा बेटा आपके लिए 1,99,000। तो जिस दिन अलॉटमेंट होगा टैक्स तो उस ईयर में पे करेंगे। आपने अगर मुझसे ज्वाइन किया तो आपने जिस दिन हाँ बोला उस दिन आपको एजुकेशन मिलने लगी, या जिस दिन बैच स्टार्ट हुआ उस दिन आपको एजुकेशन मिली? सर जिस दिन आपने पढ़ाना शुरू किया हमें उस दिन नॉलेज मिली। तो पर्क उस दिन टैक्सेबल होने चाहिए जिस दिन आपको मिल रहे हैं। लेकिन आप प्राइस कौन सा पे करोगे मेरी क्लासेस का? सर जिस दिन हमने फॉर्म भरा था, जिस दिन हमने आके आपसे कोचिंग में बात करी थी। हम वैल्यू बोलेंगे जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने अपने राइट को एक्सरसाइज किया, आपने 200 वाली चीज के लिए हाँ बोला। तो हम टैक्सेबल वैल्यूएशन निकालने के लिए शेयर की वैल्यू 200 रुपए मानेंगे। 200 वाली चीज आपको 1 रुपए की दी गई तो आपको 199 का बेनिफिट हुआ और उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन किस ईयर में टैक्स पे करोगे? जिस ईयर में कंपनी आपको अलॉट करेगी उस ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एफएमबी के लिए कैसे निकाला जाए, फेयर मार्केट वैल्यू के लिए कैसे निकाला जाए। अभी मेरे पास बस 5 मिनट और बचे हैं, फिर मुझे नेक्स्ट क्लास की तैयारी करनी पड़ेगी जो फाइनल की क्लास है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं एफएमबी कैसे निकाली जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो ओपनिंग वैल्यू दे रखी होगी और जो क्लोजिंग वैल्यू दे रखी होगी, तो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ओपनिंग वैल्यू प्लस क्लोजिंग वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। तो जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगा, एनएसई या बीसी में, बीएसई जहां भी लिस्टेड होगा जो शेयर आपको दिया गया, तो जिस दिन आपके लिए वो आपने अपने राइट को एक्सरसाइज किया था 15 मार्च इस एग्जाम्पल में, सुबह जब शेयर मार्केट खुला तो ओपनिंग वैल्यू देख लो और जिस समय मार्केट बंद हुआ उस समय क्लोजिंग वैल्यू देख लो, और ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू की जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको डिवाइड कर दो 2 से। इसको कहा जाएगा आपके लिए फेयर मार्केट वैल्यू। तो यही लिखा हुआ है वेयर वेयर ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर वो लिस्टेड थे, the share in the company listed on the recognized stock exchange, the fair market value shall be the average of the opening price and the closing price on the date on the said stock exchange। तो जिस दिन उसने एक्सरसाइज किया था उस दिन जो भी डेट चल रही होगी, एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, जिस दिन उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया था उस डेट पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग होगी, उस डेट पे जो भी आपके लिए होगा उसको हम बोल देंगे आपके लिए एवरेज प्राइस। तो ये क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं। एसबीटीसी ने अपने एम्प्लॉय को 5 Feb 19 को यह बोला कि शेयर्स खरीदने हैं आपके लिए, 10,000 शेयर्स हम आपको देंगे केवल 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से। एम्प्लॉय ने कहा हमें टाइम चाहिए, और 15 Feb 22 को उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया, और जिस दिन उसने अपने राइट को एक्सरसाइज किया उसके बाद उसको 1 जून 22 को शेयर्स के लिए अलॉट कर दिया गया। इस डेट पे उसको ऑफर दिया गया, इस डेट पे उसने एक्सरसाइज किया और इस डेट पे अलॉटमेंट हो गया। तो पहले तो किस डेट पे हम टैक्स पे करेंगे, कौन से ईयर की इनकम पे? जिस डेट पे ऑफर किया गया वो प्रीवियस ईयर चल रहा था 18-19, क्योंकि फेब लिखा हुआ है। जिस डेट पे उसको एक्सरसाइज किया उसने वो ईयर था 21-22, और जिस डेट पे शेयर्स अलॉट किए गए वो थे 22-23। तो सर प्रीवियस ईयर लिखेंगे 22-23, जिस डेट पे अलॉटमेंट हुआ असेसमेंट ईयर 23-24। अब टैक्सेबल वैल्यूएशन निकालना है तो 50 रुपए पर शेयर के हिसाब से दिया गया। तो हम ये देखेंगे एफएमबी, जिस डेट पे उसने ऑप्शन ऑफर दिया गया था उस डेट पे उसके लिए जो वैल्यू चल रही थी 70 और 70 ओपनिंग और क्लोजिंग। जिस डेट पे उसने अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया
उस दिन ओपनिंग वैल्यू 101, क्लोजिंग 102, और जिस डेट पे अलॉटमेंट किया गया था शेयर्स का उस डेट पे ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू। तो एफएमबी हम कौन सा लेंगे सर? आखिरी वाला भी काट देते हैं और पहला वाला भी काट देते हैं। तो पहले एफएमबी निकाल लेते हैं। जिस डेट पे ऑप्शन उसने एक्सरसाइज किया था तो वो निकल के आ जाएगा 10145 प्लस 102.05 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना निकल के आएगा? तो ये निकल के बेटा आएगा 101.45 प्लस 102.05, 203, और 203 को बेटा डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 101.75 पर शेयर। अब जो शेयर 101 रुपये 75 पैसे का था वो आपको 50 रुपए का दिया गया, तो 101.75 वाली चीज आपको 50 रुपए की दी गई। और कितने शेयर्स थे? 10,000 शेयर्स। तो सर कैसे करेंगे? बताता हूं कैसे करेंगे बेटा। तो 101 में से पहले 50 रुपये माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10,000 से, तो आपका वैल्यूशन निकल के आ जाएगा 5,17,500। तो एफएमबी हम उस डेट की लेंगे जिस डेट पे आपने अपने राइट के लिए एक्सरसाइज किया होगा। राइट जिस डेट पे एक्सरसाइज किया उस पे एफएमबी कितनी चल रही थी मार्केट के अंदर? तो 101.45 प्लस 102.05, इसका एवरेज निकाल दिया गया और वो निकल के आ गया 101 रुपये 75 पैसे। जो चीज मार्केट में 101 रुपये 75 पैसे की थी वो कंपनी आपको मात्र 50 रुपए की दे रही है। व्हाट इज योर बेनिफिट? 101.75 माइनस 50 इंटू 10,000, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 5,17,500 रुपए पे, एंड दैट इज योर आंसर। ये भी होमवर्क है, 3 क्वेश्चन होमवर्क के दे रहा हूं मैं। एक एक बच्चे से होमवर्क लिखवा लूंगा, उसी के बाद क्लास शुरू करूंगा बेटा मैं। और नेक्स्ट क्लास में 2 बहुत ही शानदार पर्क टीच करूंगा, मेडिकल फैसिलिटी और लीव ट्रैवल कंसेशन। डोंट मिस टुमारोज क्लास। 2 क्लास बची हुई हैं अभी पर्क की। अब छोटे छोटे से पर्क हैं, देखो बड़े, एक कार बड़ा था, एक आरएफए बड़ा था। ये भी आपका होमवर्क है। इसमें क्या किया गया है, इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे पर्क है, उनकी वैल्यू पूछी गई है, तो उनको अलग अलग वैल्यू बताना पड़ेगा। पहले का आंसर अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। बहुत सारे पर्क की मैंने अलग अलग वैल्यू पूछी है इस केस के अंदर। किसी को कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज क्लास इज ओवर बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा।